बताइए विद्यार्थीगण, क्या आप सुन पा रहे हैं? यस सर। तो हम आज की बात प्रारंभ करने से पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है 18वीं शताब्दी से संबंधित, कोई क्वेश्चन है तो उसका स्वागत है। पहले आप कोई प्रश्न पूछ लें, फिर उसके बाद बात करेंगे। जी, बहुत शुभकामनाएं आलोक जी, और ज्वाइन किए, बड़ा अच्छा लगा। जी, तो कोई सवाल पूछना है, किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो या कोई क्वेश्चन हो, पूछिए। आप लोगों ने हमारे कम से कम 4 लेक्चर सुने होंगे। कुछ विद्यार्थी तो एकदम नए नए आ रहे हैं। जैसे एक विद्यार्थी को मैं पहचान रहा हूँ, दिव्यांश दुबे। दिव्यांश दुबे, आप पहला क्लास कर रहे हैं, बताइए। जी जी जी, हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, बहुत आशीर्वाद। तो बाकी जो विद्यार्थी हैं वो कोई सवाल पूछना चाहिए। पंखुड़ी, आप पहला क्लास कर रही हैं, इसके पहले क्लास की है? नहीं सर, मेरा पहला क्लास है। नमस्ते सर। ठीक, कोई बात नहीं। विवेक मिश्रा क्लास में ज्वाइन किए हैं। विवेक मिश्रा? यस सर। आप हमारे क्लास के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक हैं। सबसे अच्छे एक कह देंगे तो बाकी बच्चे कहेंगे कि हम लोग भी अच्छे हैं, लेकिन अच्छे विद्यार्थियों में से एक हैं आप। तो मैं ये कहूंगा कि आपके मन में, आप एक जिज्ञासु बच्चे हैं, जिज्ञासा करने वाले हैं, और कल आपके पेपर को मैंने पढ़ा भी, और आपने 18वीं शताब्दी के आर्थिक स्थिति पर आपने लिखा भी, और उस पर चर्चा भी हुई। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप रखें। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं। जो पढ़े नहीं हो बच्चे क्या प्रश्न पूछेंगे? कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आप रखिए। विवेक? जी सर। सर, मैं ये हुंडी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। ये इसका कैसे प्रयोग होता था 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान? हुंडी का प्रयोग? हुंडी है? यस सर। हाँ, तो हुंडी को आजकल मतलब अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी माने है प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा करने वाला पत्र, प्रतिज्ञा पत्र। जो प्रॉमिसरी नोट है वो प्रतिज्ञा पत्र है। जैसे आप 100 रुपए की नोट लीजिए, या अपनी 2000 रुपए की नोट लीजिए, या 500 की नोट लीजिए, तो उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, या कुछ ऐसी एक लैंग्वेज रहती है, और नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन होता है। तो ये एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट है, या एक हुंडी है। इस हुंडी को भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करता है। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में जो नोट जारी करने का पावर जो था, जो नोट जारी करने का पावर था, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कागज का पेपर डेवलप किया। उसके पहले जो है बैंक ऑफ बंगाल वगैरह के बारे में, जो कलकत्ता में था, वो भी पेपर इशू करते थे। पेपर करेंसी, पेपर का जो करेंसी माने क्या कहेंगे, करेंसी को हिंदी में कहेंगे सिक्का कह लीजिए, है, या नोट कह लीजिए, या मुद्रा कह लीजिए। मुद्रा अच्छा ट्रांसलेशन होगा। जो कागज की मुद्रा है वो जारी करने का अधिकार बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो अधिकार अपने बैंकों को दे दिया। तो उसके 3 बड़े महत्वपूर्ण बैंक थे, जिनको प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। आपके प्रश्न के उत्तर पर मैं आ रहा हूं हुंडी पर। तो उन सभी बैंकों को यह अधिकार था कि वो रुपए के कागज के नोट जारी कर सकते थे, जिसपे लिखा रहता कि मैं इस कागज को रखने वाले आदमी को 1000 रुपए, या उस 20-20 हजार रुपए के नोट जारी करते थे। 10,000 के 20,000 रुपए के। अब आजकल तो जहां तक मुझे जानकारी है 2000 से ऊपर का तो कोई नोट है नहीं, लेकिन उस समय इतने बड़े बड़े नोट चलते थे। और जो प्रॉमिसरी नोट है, या जो हुंडी है, ये 18वीं शताब्दी में या उसके पहले भी, मुगल काल में या सल्तनत काल में या उसके भी और पहले, एक इसको रुक्का भी कहते थे। रुक्का, रुक्का हमें लगता है पर्शियन शब्द है। पर्शियन शब्द है। रुक्का माने एक तरह का आदेश है, और वो रुक्का
प्रॉमिसरी नोट को रुक्का भी कहते थे। उसमें बस एक कोई गद्दीदार भी कहते थे उन लोगों को, गद्दी का मालिक, गद्दी मैंने जहां कुर्सी लगा के बैठते हैं उसको गद्दी कहते हैं, और उनको सेठ भी कहते थे। हमारे भारतवर्ष में 18वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में भी, और उसके पहले से भी, ये मुसलमानों के आने से पहले का भी, या इवन समझिए कि पहली शताब्दी ईस्वी सन से भी पहले का भी, ऋग्वेद काल का भी अगर चर्चा करें, या 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की भी चर्चा करें, आप मगध साम्राज्य की चर्चा करें, तो आपको दिखाई देगा कि सेठ, जिनको सेठ कहते हैं, सेठ शब्द कहां से आया है? कोई बच्चा बता सकता है कि सेठ शब्द की संस्कृत में कहां से व्युत्पत्ति हुई होगी? सेठ, विवेक मिश्रा बताइए, सेठ शब्द कहां से आया है? सर इसे श्रेष्ठी कहते थे। क्या कहते थे? या सेठी। हाँ, सेठी कहते थे। संस्कृत का कौन सा शब्द था? श्रेष्ठी। हाँ, श्रेष्ठी, करेक्ट। या श्रेष्ठ, एक शब्द था श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने बड़ा, श्रेष्ठ, ये ज्येष्ठ, एक ज्येष्ठ शब्द है, और श्रेष्ठ माने अंग्रेजी में बेस्ट शब्द हो सकता है। श्रेष्ठ से सेठी, सेठी से सेठ, जो भी सेठ है, और वो वणिक शब्द भी है। संस्कृत में एक वणिक शब्द है। वणिक शब्द का अपभ्रंश क्या है? बनिया, वणिक से बनिया। और फारसी में बनिया को क्या कहते हैं? बक्काल। आप लोगों ने बनिया बक्काल शब्द सुना है? विवेक मिश्रा, बनिया बक्काल सुने हैं आप? कहाँ के? बिहार के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं तो छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तो मिश्रा तो हैं आप, मिश्रा तो ऑल इंडिया लोग होते हैं। तो सर, आपको बनिया बक्काल शब्द नहीं सुना है? सर बक्काल सर, हाँ बताइए, बक्काल क्या होता है? बक्काल शब्द सर मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बनिया शब्द हाँ, तो कोई बात नहीं। तो आप 18, 19, 20 साल के बच्चे होंगे, जो छोटे बच्चे हैं, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, आज हमसे सुन लीजिए। मैं लेकिन इसको बहुत बचपन में अपने गांव में सुन लिया था। बनिया लोगों को बक्काल कहते थे, बनिया बक्काल। और बनिया बक्काल जो है, थोड़ा एक हल्का सा पेजोरेटिव शब्द था। पेजोरेटिव माने होता है थोड़ा सा अपमानजनक, थोड़ा सा अपमानजनक। यद्यप बक्काल शब्द जो है पर्शियन है। ये भारत में जो पर्शिया से लोग जब आए शासन करने, पर्शिया से एक बहुत जबरदस्त शासक जो 18वीं शताब्दी में पूरा दिल्ली को लूट के एकदम चिथड़े चिथड़े कर देता है, उसका नाम बता सकते हैं? पर्शिया से जो आता है। सर उनका नाम नादिर शाह था। हाँ, उसका नाम नादिर शाह था। ठीक है, वो नादिर शाह था, दिल्ली में आकर के अच्छा लूटपाट किया। और यहाँ का जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले, नाम था उसका। उसका नाम रंगीले क्यों था? वो 1720 से लेकर के और 1746 वगैरह तक, अगर मैं डेट सही याद करके बता रहा हूँ तो था 1739 में ईरान से, ईरान वही जहाँ का क्या कहते हैं, खुर्रान या खुरासान, खुरासान का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। तो किस संदर्भ में? सर मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें चेंजिंग पर खुरासान अभियान था। अच्छा, तो इसके मैंने कहा कि मोहम्मद तुगलक जो है, जो अफगानिस्तान को पार करके ईरान तक गया था युद्ध करने। खुरासान ईरान का इलाका। यस सर, उसमें खुरासान अभियान था, उसने किया था कराची तक खुरासान। अच्छा ठीक, तो ये बताइए प्रगति की आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिडिवल इंडिया लिया था? नो सर, मेरा मॉडर्न था, तो आपने ऐसे जनरल नॉलेज से। खुरासान का नाम क्या कल किसी संदर्भ में आया है खुरासान का नाम? यस सर। इंटरनेशनल न्यूज में कैसे आया है खुरासान? सर ISIS खुरासान ग्रुप एक है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया है। हाँ, बहुत सही बताया, बहुत सही बताया। और मुस्लिम मतलब इस्लाम जो समाज है उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, बोल सकते हैं भविष्यवाणी है एक तरह से, कि जो खुरासान का एरिया है जिसमें कि अफगानिस्तान, थोड़ा पार्ट पाकिस्तान और थोड़ा ईरान है, उसमें से भविष्य में जो जिहादी होंगे वो गजवा हिंद करेंगे।
और भारत को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, पता नहीं कर पाएंगे या खुद ही मर जाएंगे। तो अभी तो क्या नाम है, बाइडेन ने बोला है कि एक एक को मैं हंट डाउन करूंगा। हंट डाउन अंग्रेजी में जो शब्द है, आई विल हंट डाउन एंड आई विल नॉट फॉरगेट। जब वो बोल रहे थे तो मुझे बुश की याद आ रही थी, जो जूनियर बुश था। 9/11 के तुरंत बाद उसके मुंह से जो निकला था, उसने कहा था कि देयर विल बी क्रूसेड। क्रूसेड शब्द सुना है आप लोगों ने बच्चों ने? CRUSAD, क्रूसेड। यस सर। हाँ, अब धर्म युद्ध होगा। तो अब ये है कि तालिबान लोगों ने भी इसका एक तरह से विरोध किया है। आप लोग ISIS का फुल फॉर्म बता सकते हैं कोई बच्चा? यस सर। हाँ, क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यस। अब वो सब इतने मनबड़ हैं, क्या कहा जाए उन लोगों को। मनबड़ कहिए, मनबड़ शब्द से इतनी व्याख्या नहीं हो पाएगी कि उन लोगों को इस्लामिक जगत में इस तरह से कुछ खास किस्म के खूंखार लोग पैदा हो रहे हैं जो पूरे विश्व को एक तरह से बड़ी कम संख्या में है लेकिन दहला दे रहे हैं। और जिस तरह से वहां पर 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिका अपने को विड्रॉ कर रहा था, तो मुझे लगता है कि ISIS के खुरान के इलाके के लोग जो हैं वहां के, वो सब शिया मुसलमान, ऐसा मेरा अनुमान है। आप तो देखिएगा, ये मेरा टॉपिक नहीं है आज का, लेकिन शिया है। और अफगानिस्तान के तालिबान कौन से मुसलमान हैं? शिया है कि सुन्नी है? सुन्नी है। और आपके हिंदुस्तान में वो कौन सी जगह है जहां पर कि एक खास किस्म की इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, जिस इस्लामिक शिक्षा को पा करके ही बरादर जो आपके तालिबान का नेता है, जो राष्ट्रपति होने जा रहा है, उसका पिता बना हिंदुस्तान में पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ करके गया था? सर देवबंद यूपी। देवबंद से पढ़ाई किया था। देवबंद में कैसी पढ़ाई होती है? अब जैसी भी पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के माध्यम से ऐसे बच्चे पैदा किए जाते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो शुरू का जो इस्लाम रहा है, उसकी परिभाषा वो लोग कहते हैं मेरा जो शुरू का इस्लाम रहा। अब शुरू का इस्लाम, अब हिंदुस्तान में कोई कहे हमारा जो शुरू का हिंदुत्व रहा है, शुरू का हिंदुत्व रहा है, वही हम लागू करेंगे, बाकी नहीं लागू करने। तो बहरहाल हिंदुत्व में ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत सी वैरायटी है। तो मैं बात कहां से कहां जो है बात आपकी निकल गई। मैं 18वीं शताब्दी के संदर्भ में बात करते हुए ये बात उठा रहा था कि हुंडी के बारे में बात कर रहा था। हुंडी और बनिया बक्कार के बारे में बात कर रहा था। और बक्कार के बारे में बताया कि पर्शियन शब्द जो है ये आया हुआ था। फिर आपके अहमद शाह में मैंने चर्चा किया, नादिर शाह की चर्चा की। तो जो हुंडी थी वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट था। इसके लिए अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, हिंदी में उसे औजार कह सकते हैं। एक ऐसा औजार था जिसमें बहुत बड़ा धन एक इलाके से दूसरे इलाके में वो न बिना फिजिकल धन को वहां ले जाए धन चला जाता था। जैसे बनारस का कोई एक गद्दीदार अपने कलकत्ता के गद्दीदार को चिट्ठी लिखा, रुक्का या हुंडी लिखा कि ये व्यक्ति जो इस हुंडी को लिए हुए है, इसको हमारे कलकत्ता वाले गद्दी पर 1000 रुपया आप दे दीजिएगा। तो वो 1000 रुपया यहाँ से लेके नहीं जाएगा। 10-10 ग्राम का 1000 में 10 किलो लेकर के चांदी नहीं वहां पहुंचेगा। वहां गया, दिखाया उनकी गद्दी पर, उन्होंने दस्तखत को चेक किया और कहा लीजिए साहब ये आपका पैसा। इस तरह से हुंडियों के माध्यम से बहुत पूरे भारतवर्ष में साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, गुजरात, असम, सब कुछ बहुत बड़ा व्यापार एकदम जुड़ा हुआ था। और व्यापार जुड़ने में होता क्या था कि शासक कोई आए, राजा कोई आए, जैसे लोग कहते ना ये कोई भी हो, ये उदाहरण देना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई वर मरे चाहे कन्या मरे, हमें दक्षिणा जरूर मिलनी चाहिए। दक्षिणा मिले, वर मरे चाहे कन्या मिले, मतलब चाहे कोई भी राजा हो, कोई भी जमींदार हो, कोई भी शासक हो, बनिया की गद्दी बनी रहेगी। बनिया की गद्दी पर आइए, अपना गिरवी रखिए जो रखना हो, अपनी जमींदारी गिरवी रखिए। 18वीं शताब्दी में तमाम जमींदार लोग ये थे, मैंने कल के क्लास में बताया
18वीं शताब्दी का उसके पहले के ही जमींदार सब बड़े ही अय्याश थे। पता नहीं आप लोग अय्याश शब्द का समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कल मैंने उसी अय्याशी की चर्चा करते समय शिवाजी के बेटे संभाजी की चर्चा किया था कि संभाजी को जब औरंगजेब ने गिरफ्तार किया तो संभाजी उस समय क्या कर रहे थे? कोई बच्चा बता सकता है कि संभाजी उनके जो पुत्र थे वो क्या कर रहे थे? कोई अनुमान लगाइए। बहुत से इतिहास की बहुत सी किताबों में क्या बहुत से इतिहास की बहुत सी बातों को लोगों को बताया नहीं जाता है। अब यही बात मैं जाके महाराष्ट्र में कह दूंगा तो वहां का शिव सैनिक जो है तो हमारे पीछे पड़ सकता है कि अरे गुरु जी क्या आप बोल रहे हैं ये बात। जबकि आरसी मजूमदार ने, जो कि दक्षिण पंथी इतिहासकार कहे जाते हैं, उन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल में खास तौर से 18वीं शताब्दी का भी एज ऑफ मराठा सुप्रीमेसी लिखा है। तो किताब आप लोगों को अगर बीएचयू लाइब्रेरी में आप लोग ऑफलाइन आ जाएंगे, एज ऑफ मराठा सुप्रीमेसी, या मैं देखता हूं कि कहीं से अगर मुझे मिलती इसका पीडीएफ दूंगा, एज ऑफ मराठा सुप्रीमेसी मैंने मराठाओं की सर्वोच्चता का एज 18वीं शताब्दी को आरसी मजूमदार ने उसको लिखा है। और 18वीं शताब्दी के ठीक पहले जो 17वीं शताब्दी है वो मुगल इंपायर का अवसान कह लीजिए। मुगल इंपायर करके पूरी पुस्तक ही बहुत मोटी सी 1000 पन्ने की लिखा है, एक सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में शिवाजी की चर्चा करते समय शिवाजी कैसे बुलाए गए, औरंगजेब कैसे उनको पकड़ लिया, आगरा के किला में कैसे कहां पर बैठक हुई। मैं तो आगरा किला गया हूँ, उसके अंदर भी गया हूँ, और कहाँ शिवाजी और औरंगजेब की कैसे बातचीत हुई, उसका पूरा सीन, और शिवाजी को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया, शिवाजी को, उनके बेटे संभाजी को, और फिर किस तरह से फलों की टोकरी में, छोटे छोटे थे सब, जिनको अंग्रेजों ने पहाड़ी चूहा कहा था। रॉबर्ट क्लाइव भी एक इतिहासकार है, ऐसे ही बड़ा भारी साम्राज्यवादी इतिहासकार है, जो इन लोगों को, मराठों को पहाड़ी चूहा कहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बहादुर लोग थे। और लेकिन मराठों से जब आप 18वीं शताब्दी का इतिहास में तपन राय चौधरी का जब वर्णन पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी का, तो लिखते हैं कि जब बंगाल के बच्चे रात में नहीं सोते थे तो उनकी माएँ कहती थी कि बेटा सो जा, नहीं तो मराठा आ जाएगा। तो पढ़िएगा तो उसमें इस तरह का वर्णन किया है। मतलब मराठे लोगों से पूरा हिंदुस्तान के लोग डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि मराठा जिस भी इलाके में जाते थे लूटपाट करते थे, और लूटपाट करके 2 प्रकार का वो लोग टैक्स लगाते थे। कोई बता सकता है वो लोग कौन सा टैक्स लगाते थे मराठा लोग? चौथ हाँ सबसे अच्छा उनको मतलब ये था कि टैक्स बस दे दीजिए, अपना रहिए। तो वो तमाम जितने मुगल शासक थे, नवाब थे, उन सबसे टैक्स वसूलते थे। और टैक्स वसूल करके कहा जाता था कि उनके जो घोड़े हैं वो पंजाब में जाकर सतलज में पानी पीते थे। मतलब वो पूरे हर इलाके पर उनका एक दबदबा था। खास तौर से पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस सन में होता है बताइए बच्चों? पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच होता है? पानीपत का तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों का जो क्या नाम था? सदाशिव। हाँ सदाशिव। तो सदाशिव अपनी सेना लेकर के पूना से जब दिल्ली होते हुए पानीपत पहुंचते हैं, वो पूरी सेना में कितने लोग थे? ये सिनेमा बनाया गया है, सिनेमा में देखिए कि कितना लोग लेकर के चल रहे हैं, कितनी बड़ी फोर्स लेकर के चल रहे हैं। और उधर से अहमद शाह अब्दाली के साथ कोई औरतें हैं उनकी सेना में, अहमद शाह अब्दाली की सेना में बताइए? कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि महिला नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, खराब बात है। मतलब अहमद शाह अब्दाली को किस तरह से ये अफगानिस्तान के इलाके का था। अफगानिस्तान के 3 लुटेरे हिंदुस्तान पर लूटने के लिए आक्रमण किए। एक तो अहमद शाह अब्दाली, उसके पहले के 2 लुटेरों का नाम बताइए आप लोग।
तो गजनी और घोड़ी। हाँ, अब हिंदुस्तान में ये लूट के लिए क्यों आते थे इतना? क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही धनी इलाका था, बहुत ही धनी, बहुत धनाढ्य था। हिंदुस्तान क्यों धनी था? इसलिए धनी था क्योंकि आप हिंदुस्तान का नक्शा अगर आप देखेंगे, उसमें पाकिस्तान को भी जोड़ दीजिए, तो वहां से लेकर के और आपके दक्षिण भारत तक कितनी नदियां हैं आपके देश में, आप जरा ये देखिए। ऊपर से लेकर सिंध की सभी नदियां, फिर गंगा गोमती, फिर नर्मदा ताप्ती, फिर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इतने बड़े नदियों से सिंचित क्षेत्र, इतना उपजाऊ क्षेत्र वर्ल्ड में शायद ही कहीं है, शायद ही मैं कह रहा हूं। और जो आंकड़े बताते हैं कि चाइना के पास एग्रीकल्चर का हमसे अधिक लैंड है, एग्रीकल्चर का नहीं, लैंड अधिक है हमारे से, लेकिन जो खेती योग्य चीन के पास जमीन है वो हमसे कम है। अब एक जमाने में हम लोग जो है वो 39 लाख या 38 करोड़ या 38 करोड़ लोगों को नहीं खिला पाते थे। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो 38 करोड़ लोगों को हम लोग खिला नहीं पाते थे। उस समय ये था कि जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो पूरे विश्व से अपना संबंध बनाए रखे, नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी उन्होंने चलाया। उस फॉरेन पॉलिसी के बल पर वो कुछ ऐसे ढंग से नीति उस समय की चली कि दो दुश्मन जो थे वो दोनों दुश्मनों ने भारत की मदद करने के लिए कोशिश किया, जिसके बारे में ये आपके अध्ययन का विषय नहीं है, लेकिन ऐसे ही बता दे रहा हूं। ये बाद में जब आप लोग 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो एक पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी मैं ही पढ़ाता हूं, तो इसमें मैं इसको चर्चा करूंगा। लेकिन मैं कह दे रहा हूं कि भारत एक ऐसी सुंदर लड़की की तरह से था जिसको दो प्रेमी जो है कोशिश कर रहे थे उसको इन्फ्लुएंस करने की, नहीं अमित? तो किस तरह से रूस और अमेरिका ये दोनों आपस में लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर था, लेकिन दोनों भारत को बराबर प्रभावित करना चाहते थे कि मेरे ग्रुप में आ जाइए, मेरे ग्रुप में आ जाइए, लेकिन वो किसी ग्रुप में नहीं गए। और उसका असर ये रहा कि भारत को दोनों तरफ से बड़ी मदद मिली। ये हमारे पढ़ाने का विषय नहीं है आज का, लेकिन मैं अनाज के संदर्भ में कह रहा हूं कि आप 1952 में सबसे अधिक अनाज हिंदुस्तान को किस देश से आया। 1952 में ऐसे ही पूछ रहा हूं, अगर कोई बता देगा तो अच्छा लगेगा, नहीं बताएगा तो मैं जानूंगा कि धीरे धीरे सीख जाएंगे। बताइए कौन सा देश 1952 में हिंदुस्तान को सबसे अधिक अनाज सप्लाई करता है? कोई अनुमान लगाइए। चलिए मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, अमेरिका और रूस। रशिया। रशिया बहुत अधिक जो है अनाज पूरी सप्लाई किया। हम लोग सोचते हैं रूस में इतना बड़ा साइबेरिया है, इतना बड़ा इलाका है, जैसे वोल्गा नदी वगैरह वहां की है, मतलब फिर भी वो लोग इतना कम्युनिज्म में मेहनत किए थे, इतना अनाज उनके पास था। तो आज इंडिया अनाज का सरप्लस देश हो गया है ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह के बाद, लेकिन उन्होंने किया। और दूसरा, अमेरिका ने 60 के दशक में बहुत अधिक अनाज इंडिया को दिया, जब भारत में बड़ा सूखा पड़ा था, अभी हरित क्रांति नहीं आई, तो भारत को अमेरिका ने जो अनाज दिया था इसको कहते PL 480 के तहत अनाज देना, बहुत अधिक अनाज दिया। और फिर 68-69 तक आते आते भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, और उस ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रभाव ये पड़ा कि आज 135 करोड़ लोगों को भी हिंदुस्तान खिला पा रहा है, और सबके घर में अनाज भेज दे रहा है हिंदुस्तान मुफ्त का, और कुछ टुकड़े रुपए भी डाल दे रहा है अकाउंट पे कि लो भैया 500 रुपया महीना खाओ पियो, अपना मस्त रहो, घर में पड़े रहो, और अंतिम समय में जब वोट देने का नौबत आएगा तो आप देख लेना कि कौन तुम्हें बैठा कर खिलाया। तो बहरहाल जो ये रुक्का और आपके जो ये आपके हुंडी और प्रॉमिसरी नोट के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जानने की कि 18वीं शताब्दी में तमाम प्रकार के राजा, पूरा हिंदुस्तान जो है वो तमाम राजाओं से पटा हुआ था। छोटे छोटे जमींदार, छोटे छोटे राजा, और जमींदार लोग राजाओं की बात ही नहीं मानते। जमींदार इतने मनबड़ थे, 2 प्रकार के जमींदार गांव में होते थे। एक जमींदार को तपन राय चौधरी ने कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री में, और भी शेखर बंदोपाध्याय ने भी उसी का, शेखर बंदोपाध्याय क्योंकि बाद के लेखक हैं, तो तपन राय चौधरी एक सीनियर लेखक हैं, तो उनको अधिक माना जाएगा कि उनके अच्छा उनका प्रथम प्रस्तुतिकरण कहा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो प्रथम जमींदार और द्वितीय जमींदार,
आप लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि गांव में प्रथम जमींदार कौन रहा होगा और द्वितीय जमींदार कौन रहा होगा? सर, जो द्वितीय जमींदार था उसको प्रथम जमींदार अपना मतलब हिस्सा देता था, उसके बिहाफ पर वो टैक्स कलेक्टर के प्रथम जमींदार को देता था। तो ये प्रथम जमींदार कहाँ से पैदा हुआ और द्वितीय जमींदार कहाँ से पैदा हुआ? क्या ओरिजिन है? प्रथम जो जमींदार था वो एक तरह से पहले सामंत के रूप में था और बाद में जब परमानेंट सेटलमेंट कैसे सामंत बना? प्रथम जमींदार सामंत कैसे बना? वो फ्यूडल सिस्टम से ओरिजिन उसका होता है। कैसे होता है? आप कल्पना की निगाहों को, अपनी कल्पना की शक्ति को थोड़ा और बढ़ाइए। कैसे कैसे कोई इलाके का कोई जमींदार बनता है? इसके लिए आपको जौनपुर के शर्की वंश के बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जौनपुर में सल्तनत काल में एक शर्की वंश खड़ा होता है। जौनपुर का कोई, अगर आप जाएंगे तो जौनपुर एक पुराना पुल है जो अकबर का पुल कहते हैं, गोमती नदी पर बना हुआ अकबर के समय का। और जौनपुर में अटाला मस्जिद है जो आपके शर्की समय की है, मतलब मुगल काल से पहले की है। वो सब को ये जो राज्य थे, जैसे शर्की राज्य है या गुजरात के राज्य हैं या बंगाल के राज्य हैं या हैदराबाद का राज्य है, इन राज्यों के जो सामंत होते हैं या जमींदार होते हैं, वो कौन से लोग जमींदार बनाए जाते हैं? या जागीरदारी प्रथा जो औरंगजेब के समय में या मुगल काल में जागीरदारी प्रथा थी, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जागीरदारी प्रथा क्या थी? जागीरदारी प्रथा क्या तनख्वाह में दी जाती थी? जागीरदारी क्या तनख्वाह में दी जाती थी? नहीं क्या? सर, वो हाँ बताइए। उस समय जो रेवेन्यू था वो कैश में नहीं, वो मतलब जमीन का एक हिस्सा होता था जो उनका हाँ। काम के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता, रैंक के अकॉर्डिंग दिया जाता था। हाँ, एक जात और सवार दो प्रकार के रैंक जो होते थे, जात और सवार जो अंकों में होते थे। कितने सवार घुड़सवार रखेंगे और कितने क्वालिटी के आप जात हैं। मनसब कहते थे, मनसबदारी व्यवस्था थी। उसमें मनसबदार, एक मनसबदार, और उसको हिंदी में आप समझ लीजिए, मनसबदार तो पर्शियन शब्द है, मतलब एक इलाके का मालिक कहिए, मालिक कह दीजिए उसको। लेकिन वो मालिक जो है वो जो आपकी मुगल जो नौकरशाही है उसका वो अंग है। मुगल नौकरशाही जो मुगल काल की नौकरशाही है, जैसे आज का नौकरशाही क्या है? IAS अफसर है, TCS अफसर है, यही ना नौकरशाही है। इनका सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है। उस समय की नौकरशाही का सिलेक्शन कैसे हो रहा है? मुगलों के समय की नौकरशाही का सिलेक्शन कैसे हो रहा है? मुगलों के समय के नौकरशाह किस बिरादरी से सबसे अधिक लिए जाते हैं? सर, राजपूत, और ज्यादातर राजपूत थे मुगल के समय। हाँ, सल्तनत काल में भी जो राजपूत ही लोग जो है वो एक तरह से जमींदार होते हैं इलाकों के। और भारत के इतिहास में एक खास काल को राजपूत काल भी कहते हैं। लगभग 800 ईस्वी सन से 1200 ईस्वी सन के बीच को राजपूत काल कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ये राजपूत काल शब्द? पढ़ा है बच्चों ने? सुना है आप लोगों ने? बताइए हाँ या ना, बोलिए ना। इसमें क्या सोच रहे हैं? अरे रोमिला थापर की किताब पढ़े होंगे एंशिएंट इंडिया की, उसमें भी उन्होंने डिस्कस किया है, जो सबसे माननीय किताब है। RF शर्मा की पढ़ेंगे वो भी, और बाकी तमाम जो पूंजी टाइप की किताबें कहीं भी पढ़ेंगे तो एक सामंती युग का पीरियड वो बताते हैं, फ्यूडल पीरियड भारत में। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद का जो काल है इसको वो लोग सामंती युग के रूप में इतिहास में वर्णन करते हैं। उस सामंती युग में जो जमींदार है वो कौन है? जमींदार प्राइमरी लेवल का जमींदार कौन है? राजपूत के अलग अलग मतलब डिवीजन थे, जैसे परमार, प्रतिहार, चौहान, गहरवाल, ये सारे। इनका एक युग था, इनका अपना, जैसे दिल्ली और आगरा का एरिया, राजस्थान का एरिया, ये सारा मालवा का एरिया, ये सारा एरिया उनके अंडर में ही था। पूरा हिंदुस्तान जो है वह छोटे छोटे, जिनको आप राजपूत कहिए, और दक्षिण भारत में उन्हीं लोगों को, महाराष्ट्र से नीचे जब आप जाएंगे तो उधर के इलाकों में जो जमींदार हैं उनको क्या कहा गया? वहां के जमींदारों को किस टाइटल से, उनको क्या टाइटल दी गई? जैसे उत्तर भारत के तो सब ठाकुर हैं, सिंह लिख देते हैं, राठौर हैं, सेंगर हैं,
और भी बहुत सी टाइटल है, सैकड़ों टाइटल है राजपूतों की, जिनकी पूरी लिस्ट ही रोमिला थापर ने अपनी किताब में कम से कम 20-25 नाम जो है राजपूतों की टाइटल लिखा है। दक्षिण भारत के राजपूतों की या जो सामंत है उनकी क्या टाइटल है बताइए भैया लोग। विजयनगर इंपायर के जो जमींदार थे उनको उनकी क्या टाइटल होती? कोई बात नहीं, तो अभी तो आप लोग सीख रहे हैं। वो सब नायक कहलाते थे, नायक। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, गाना आप लोगों ने सुना है क्या? नहीं सुना होगा। एक किसी फिल्म में मैंने सुना था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं करके, सुनील दत्त का जो लड़का है जो दारू का प्रचार करता है टीवी में, वो गाता है। जो AK-47 उसके घर में पकड़ा गया था, बहुत दिनों तक जेल में रहा। बहरहाल तो साउथ इंडिया में सब वो सब नायक कहलाते थे या नायर कहलाते थे। नायर, आप लोगों ने इसका नाम सुना है? ये जो शशि थरूर है, बोलिए बच्चे, हाँ सुना करिए। शशि थरूर का नाम, हाँ, शशि थरूर कौन बिरादर है? केरल का शशि थरूर जो है वो नायर है, माने नायक है, माने क्षत्रिय है। आप देखेंगे कि साउथ इंडिया के हर एक राज्य में आपको सब क्षत्रिय लोग जो है वो विभिन्न टाइटल लेकर के वो सब वहां पर, माने सभी राजा तो अपना बेचारा युद्ध के लिए वहां पर हाँफ रहा होता है। हाँफ रहा माने कोई हमला कर दिया, कोई जिस बंदूक से आ बुलाए, राजा साहब इतना रुपया हमें दे दो। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण का अभियान किया होगा, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। तो पद्मावती का ही नाम सुन लिया होगा आपने। पद्मावती का नाम सुना है? यस सर। हाँ, जरूर सुनना। इसलिए यस सर या ये सब पूछवा ले रहा हूँ बच्चों से कि कई बार क्या होता है क्लास में बच्चे सो जाते हैं और कहीं चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें, क्लास में अलर्ट रहे, इसलिए पूछ लेता हूँ। तो जब वो अलाउद्दीन खिलजी पूरी सेना लेकर के यादव वंश का जो राजा था उस पर जो हमला करता है, तो जो देवगिरी नामक जगह थी, देवगिरी जगह पर हमला करता है, तो वहां के राजा कई हजार किलो या मन सोना उसको देते हैं। और सोना देने के बाद भी वो क्या कहता है, अब मतलब ये बात समकालीन इतिहास के भी पुस्तकों में है और बाकी जगहों पर भी लिखा हुआ है। वो अंत में कहता कि नहीं राजा, तुम्हारी जो ये लड़की है जो हमको दिख गई है अभी, उसके साथ ये हमारी शादी कराओ। कितना कष्ट से जो है उस जमाने के लड़कियों को, राजाओं की, जो राजा साहब की जब लड़की रही होगी तो पूरे इलाके में उनकी कितनी दबंगई रही होगी, लेकिन बाहर से कोई हमलावर आकर के राजा साहब से हजारों किलो सोना भी ले लिया और उनकी जितनी तो नहीं, लेकिन जो सबसे सुंदर उनकी लड़की हुई उससे कहा ये भी दे दो, तब जो है तुम ठीक है शासन करो। किस मजबूरी में दिया होगा। बहरहाल इतिहास में ये सब चीजें पढ़ करके मन में थोड़ा दुख भी आ सकता है कि भाई बड़ा अत्याचार सहे लोग। लेकिन जमींदार जो था उसको क्या था, जमींदार अपने इलाके में राजा से बात करते थे, किसी बात पर खटपट हो गई राजा की, तो जमींदार जाकर के सीधे किसी दूर देश के राजा से जाकर के मिल गया और मिल करके राजा के खिलाफ पूरी साजिश करके राजा को हरवा दिया। अगर भारत के इतिहास के तमाम राजाओं के इतिहास पर पढ़ेंगे आप, तो राजा लोग जहां जहां हारे हैं उनके सामंत लोग, उनके जमींदार लोग कहीं न कहीं उनसे बगावत करते हैं। अब हमारी इस बात पर अगर आप लोग न सहमत हो तो आप चाहे तो और भी पढ़ करके कह सकते हैं नहीं गुरु जी ऐसी बात नहीं है, तो हम उसको सुन सकते हैं। तो मैं 18वीं शताब्दी में प्राइमरी जमींदार और सेकेंडरी जमींदार की बात कर रहा था। तो प्राइमरी जमींदार वो लोग थे जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लेकर के और सोनभद्र तक की अगर आप यात्रा करें, हर एक जिले की यात्रा कर जाएं, तो हर जिले में पता लगाएं कि यहाँ पर सबसे अधिक डोमिनेंट कौन लोग। डोमिनेंट माने होता है हेजेमनी, हेजेमनी माने होता है किसका दबंगई था। तो पूरा उत्तर प्रदेश में, अब पता नहीं वो राजपूत थे कि क्या थे, क्षत्रिय थे कि नहीं थे, लेकिन जैसे ही जमींदार हो गए सब क्षत्रिय बन गए, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट से आए हों, चाहे वो लोअर कास्ट से आए हों, सभी अपने को क्षत्रिय कहने लगे और सब पंडितों को एक तरह से
दक्षिणा देकर, घूस देकर, जो भी कहिए, किसी अपने पूर्वज को बताना, फलाने पूर्वज का रहने वाला क्षत्रिय हूं, सूरज के वंश का क्षत्रिय हूं, मैं चंद्रमा के वंश का क्षत्रिय हूं, इस तरह करके, या अग्नि से मैं अग्निकुलीय क्षत्रिय हूं, अग्नि का एक संस्कार होता है। तमाम विदेश की जातियां जो हिंदुस्तान में आई, वो सब जो है क्षत्रिय कैटेगरी धारण करती हैं। इस आधार पर कि ये सौरभ सिंह है, बड़ा लेट ज्वाइन किया सौरभ बहुत लेट ज्वाइन किए हैं। क्लास 2 बजे शुरू होता है, आप 2 बजे क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो किस तरह से तमाम विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग क्षत्रिय स्टेटस प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान ने उनको, ब्रह्मा नहीं बना दिया है क्षत्रिय। क्षत्रिय वो है जो युद्ध करता है, युद्ध में भाग लेता है, तलवार चलाता है, रक्षा करता है, या राजा के साथ लड़ता है, किसी भी जाति का व्यक्ति। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लोग कहते हैं कि एक साधारण किसी बहुत ही जंगल के व्यक्ति था, वो उसको चाणक्य ने पकड़ा और उसको जो है कहा नहीं, ये व्यक्ति जो है वो पूरे भारत में इसका एक व्यवस्था कराता है, उसे सेना खड़ी कराता है, पूरे भारतवर्ष पर एक आधिपत्य कायम करता। मौर्य वंश का शासन आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में खड़ा होता है। लेकिन मैं जो मुख्य बात कर रहा हूं कि प्राइमरी जमींदार कौन होता है, वो प्राइमरी जमींदार एक प्रकार का वारलॉर्ड होता है, एक लड़ाका होता है। मुगलों के समय में जो जागीरदार होता था, एक वतन जागीरदार, एक वतन जागीर बोलते थे। वतन जागीर माने जिस इलाके के रहने वाले हैं, आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो वहां की आपकी जागीर है। लेकिन मुगल ब्यूरोक्रेसी में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर मुगल नौकरशाही में आप मनसबदार हो गए हैं, तो आपको किसी भी इलाके का जागीरदार और भी बनाया जाएगा, जहां की जागीरदारी आपकी ट्रांसफरेबल जागीरदारी होगी। आप वहां परमानेंट जागीरदार नहीं रहेंगे, फिर जैसे ही आपका ट्रांसफर हो जाएगा, वो जागीर किसी और के हाथ चली जाएगी। और जैसा इस प्रक्रिया के बारे में बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है, इस प्रक्रिया के चलते जो जागीरदार होता था, जो मिलिट्री कमांडर होता था, जो वारलॉर्ड होता था, जो युद्ध का नेता होता था, जो कर्म से क्षत्रिय था, पता नहीं जाति से कहां से भी आ रहा हो, वो व्यक्ति उस पूरे इलाके पर इतना अय्याशी से खर्च करता था कि वहां के किसान बेहाल हो जाते। और इस तरह से बहुत ही बेहाल किसानों ने, कई बार वो कहते हैं मुगल साम्राज्य के 18वीं शताब्दी के बाद, खासतौर से औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ये पूरे भारतवर्ष में एक खास प्रकार का असंतोष का वातावरण फैलता है। उस असंतोष के पीछे हिंदुस्तान में एक खराब किस्म की जागीरदारी व्यवस्था, क्योंकि उस समय नौकरशाही को तनख्वाह जागीर में मिलती थी और जागीर इतनी कम पड़ गई। खासतौर से सतीश चंद्रा नामक इतिहासकार, जो बड़े भारी विद्वान व्यक्ति हैं, यूजीसी के चेयरमैन भी थे, अब स्वर्गलोक में निवास कर रहे होंगे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जागीरदारी का संकट जो है मुगल साम्राज्य के खत्म होने के लिए जिम्मेदार था। तो ये जो प्राइमरी जमींदार है, ये हर इलाके उसको दिए जाते हैं। जैसे जौनपुर जिला है, जौनपुर का सरकी डायनेस्टी का जो भी तहसील के बारे में अगर कोई जानेगा, जो भी एक तहसील है, जो एक खास किस्म के क्षत्रिय लोग हैं, जो रघुवंशी क्षत्रिय हैं, उन लोग जो कि सरकी डायनेस्टी की सेवा में थे, रघुवंशी क्षत्रिय भी थे और राजकुमार क्षत्रिय भी थे, उनकी सेवा के एवज में उनको वो पूरा इलाका दे दिया जाए। अर्थात सभी इलाके, जो गांव देहात के जो इलाके होते थे, वो वारलॉर्ड को दे दिया जाते थे। वारलॉर्ड का हिंदी अनुवाद जो भी कर लीजिए, माने युद्ध का नेता या नायक नहीं, खलनायक हूं मैं वाला जो नायक है, वो किस तरह से वो नायक लोग हैं, वही प्राइमरी जमींदार होते हैं विभिन्न इलाकों। 18वीं शताब्दी का प्राइमरी जमींदार वो है जो वंश परंपरा के आधार पर उस गांव को बसाया हो, या उस गांव में उसके कुल गोत्र के लोगों ने बहुत पहले से तनख्वाह के रूप में इलाका पाया हो, तनख्वाह मैंने पेमेंट के रूप में पाया हो, और वहां के प्राइमरी जमींदार हैं जिन्होंने अपने इलाके में विभिन्न जाति के लोगों को जगह जगह से ला करके बसाया हो। जब उत्तर भारत के गांवों का जब आप निरीक्षण करेंगे, गांव का अध्ययन करेंगे, हर एक गांव का अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि हर गांव में एक ऐसा परिवार मिलेगा जो उस पूरे गांव का सबसे बड़ा खेत का मालिक होगा, सबसे अधिक उसके पास खेत होगा, बाकी लोगों के पास थोड़ा थोड़ा खेत होगा। जिसके पास सबसे बड़ा खेत होगा
उसके 3-4 गांव में भी खेत होगा, वही प्राइमरी जमींदार है। और सेकेंडरी जमींदार कौन होता है? सेकेंडरी जमींदार वो होता है जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद तमाम प्रकार की अव्यवस्था फैल गई, तो उसने लगान वसूल करने के लिए जो व्यवस्था लागू की गई, उसे कहा गया बोली बोल करके लगान लेना, बोली बोलना, ठीका करना। ठीका दे दिया, राजा ने कहा भाई, वो ऐसे अकबर के समय भी था, करोड़ी मल कहते थे उसको। अगर किसी इलाके का, अगर किसी ने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपया इस इलाके का जमीन मैंने लगान वसूल करके सरकार में आपको दूंगा, तो उस जमींदार को या उस सेठ को करोड़ी मल कहा गया। और वो करोड़ी मल एक सेकेंडरी जमींदार हुआ जो तमाम प्राइमरी जमींदारों के ऊपर जाकर के टैक्स वसूल करता था। अब भारत जब सन 50 में या 47 में जब आजाद होता है, सन 50 में 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होता है, उसी 50 के ही हमको आसपास के डेट वो जमींदारी अबॉलिशन होती है, भारतवर्ष से जमींदारी समाप्त की जाती है। केंद्र सरकार का कानून होता है, फिर प्रत्येक राज्यों में वो कानून लगाया जाता है। तो जब जमींदारी खत्म की जाती है, तो जमींदारी किसकी खत्म होती है? जमींदारी जो सेकेंडरी जमींदार होते हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा बनारस में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया जाता है, क्योंकि लागू करने वाले का नाम कॉर्नवालिस होता है। 1789 से 1793 परमानेंट सेटलमेंट, जिस परमानेंट सेटलमेंट के तहत जो है जमींदार पैदा किए जाते हैं, वो जमींदार जो कि अपने इलाके की बोली बोल करके जमींदार होते हैं, बोली बोलते हैं कि मैं इस इलाके का जमींदार होना चाहता हूँ, इतना पैसा देने के लिए मैं राज्य से सेटल कर रहा हूँ, सेटलमेंट कर रहा हूँ, परमानेंट सेटलमेंट, इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त जिसे कहते हैं। और जब आप वहां के परमानेंट, जब आप जमींदार हो गए, तो उसकी जमींदारी का आपका लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, और कितना लगान आप अपने इलाके से वसूल करेंगे वो सरकार ने तय कर दिया था। उस लगान का 9/10 भाग जो है सरकार को आप देते, और 1/10 भाग आप अपने खर्चा के लिए रख लेते। इस तरह के जो जमींदार थे, ये सेकेंडरी जमींदार आए। जो प्राइमरी जमींदार या जो किसान या फिर पहले बहुत सी बड़ी बड़ी जमींदारियों में बहुत से जंगलात हुआ करते थे, उन सब जंगलों में कोई बसता नहीं था, तो कहता था उस इलाके का प्राइमरी जमींदार भी कहता था और सेकेंडरी जमीन। मुख्य रूप से अंग्रेजों के जमाने में तो जो सेकेंडरी जमींदार है, जमींदार ही कहा जाए, सभी सेकेंडरी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जमींदार आता है, तो जमींदार कहता है कि आप आइए हमारे इलाके में, गांव को खाली, गांव में जंगल को काटिए, पेड़ काट करके उसमें खेत बनाइए, खेत बना करके आप खेती करिए, खेती करेंगे तो मैं एक पट्टा लिख दूंगा आपको, आपके नाम से एक कागज लिखूंगा कि आपका ये खेत है, आप इस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, और उस पर एक टैक्स मैं आप पर लगा दूंगा, आप मुझे लगातार टैक्स देते रहेंगे और आप वहां के टेनेंट हो जाएंगे, हमारे आप किराएदार रहेंगे। टेनेंट, इसको टेनेंसी कहते हैं। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1859, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने ये कानून बनाया कि जब एक बार जमींदार ने किसी को टेनेंट बनाया है और 12 साल तक अगर वो टेनेंट है, तो उसको जमींदार उसके गद्दी से या उसके खेत से हटा नहीं सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से भारतवर्ष में, खासतौर से अगर 18वीं शताब्दी में देखेंगे, तो प्राइमरी जमींदार, सेकेंडरी जमींदार, आम किसान या टेनेंट कहिए, काश्तकार कहिए, इस तरह की व्यवस्था। और इन्हीं सबके बीच में एक गांव में या 5 गांव में या 20 गांव में या 50 गांव में या शहरों के बीच में एक सेठ भी रहता था, जो गांव में भी एक छोटा सेठ रहता था। और ये पूरा सेठ लोग पूरे व्यापार को, भारतवर्ष में एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने की क्रिया को ये लोग, सेठ लोग बड़ी मदद करते थे। और इसीलिए सेठ लोग हिंदुस्तान में पैसे रुपए के मामले में मजबूत हुए, लेकिन जमींदारों को नहीं हरा पाए। पैसे रुपए के मामले में हरा भी पाए, जैसे इस जमाने पूरे चंदौली की जो जमींदारी थी, वो जमींदार लोग अय्याश हो गए, अपनी जमींदारी बेचते चले गए। बनारस के सेठों के हाथ में जमींदारी आ गई थी। जो भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, तो जिस परिवार के लोगों का है, वो लोग हमारे बगल में नगवा में रहते हैं, वो सबके परिवार के लोगों का तो पूरी चंदौली की जमींदारी उनके हाथ में चली आई थी। तो सेठ लोग थे। जैसे आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में सेठ लोग हैं, कितना डोमिनेंट है कि सरकार ने कहा कि भाई आप जो है रेल भी ले लो, अपना जो है बंदरगाह भी ले लो, हवाई जहाज भी ले लो, सब कुछ ले लो,
पता नहीं 6 लाख करोड़ रुपया आप हमको दे दो, 70 साल के लिए आपको जो है हम आपको लीज दे रहे हैं। तो अब हिंदुस्तान में वही 5-6 परिवार के लोग जैसे शासन कर रहे हैं। कहने को तो भाई वो बेचारा जो चाय बेचने वाले का लड़का था, बचपन में चाय बेचता था, वो हमारा प्रधानमंत्री है। लेकिन आप पूरे 7 वर्ष के शासन का जब आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि कौन सबसे अधिक धनी हो रहा है, किसका धन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आम आदमी कहेगा साहब हमारा धन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तो हम बैठ करके हमारे घर में अनाज आ रहा है, हर महीने 500 रुपया आ रहा है। लेकिन हमको दूसरे का क्यों देखना है? हम अडानी और क्या कहते हैं उनको, एक दूसरा नाम क्या है सर? अंबानी। हाँ अंबानी। हम अंबानी का कहाँ देखेंगे? हमको तो अपना खुद ठीक से हम चल रहे हैं, तो हम देखेंगे। आप लोगों को बहुत कलेजा फट रहा है, तो आप देखिए कि कहीं अडवाणी और अंबानी को पूरा देश जो है दे दिया जा रहा है, और 6 लाख करोड़ रुपया का मोनेटाइजेशन होगा। तो मोनेटाइजेशन होगा तो देश में मोनेटाइजेशन, देखिए ये शब्द बड़ा अच्छा निर्मला सीतारमन ने कहा है। आप सभी लोगों ने एक शब्द सुना होगा, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में होता है विमुद्रीकरण, मतलब रुपया चल रहा है, उसको कह दिया सरकार ने कि अब ये रुपया नहीं चलेगा। तो जितने भी तमाम रुपया खुद जमा किए हों, उन लोगों से रुपया जो है एक तरह से कौड़ी का तीर हो जाएगा, एकदम कागज का टुकड़ा हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि व्यवस्था में मोनेटाइजेशन करेंगे। 18वीं शताब्दी में मोनेटाइजेशन के लिए कौन जिम्मेदार था? 18वीं शताब्दी का जो मोनेटाइजेशन है या 17वीं शताब्दी का मोनेटाइजेशन है, इस प्रकार का जो वर्क किया है कि किसी भी व्यवस्था में, किसी भी देश में मोनेटाइजेशन का क्या लेवल, मोनेटाइजेशन में कितना हाथों में रुपया या करेंसी या मुद्रा का संचरण हो रहा है, कितना अधिक मुद्रा का संचरण हो रहा है। तो मोनेटाइजेशन पर जब सन 50 में कोई स्टडी की गई 1950 में, तो कहा गया कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का कुछ 40% मोनेटाइजेशन है। और अगर मोनेटाइजेशन नहीं है तो कैसे इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है? कोई अनुमान लगा सकते हैं कि गैर मोनेटाइजेशन इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है? तो बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जान रहे होंगे, समय कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बार्टर सिस्टम का, बार्टर सिस्टम, अगर गांव में रहने वाले लोग होंगे तो अब तो खैर सबके पास पैसा आ रहा है, 500 रुपया महीने आ जा रहा है। लेकिन एक जमाने में पैसा लोग देखने के लिए महंग हो जाता था कि पैसा भी देखे। एक पैसा अगर मेला जाते थे, घर के लोग दे देते थे, जा रहे मेला में, ये लीजिए एक पैसा। तो वो हामिद नामक स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेमचंद का, कि कैसे अपनी माँ के लिए जो है एक चिमटा खरीद लेता है और किस तरह की बातें करता है। मैंने पहले पैसे का कितना महत्व था, लेकिन पैसा नहीं था तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम कहते हैं अनाज ले जाइए और अनाज के बदले में सामान खरीद के ले आइए। लेकिन आज जो है अनाज के बदले कोई सामान खरीदने का क्या है कि आज अनाज का बहुत अधिक कैश इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया। कैश इकोनॉमी, अनाज को और अधिक कैश इकोनॉमी में कन्वर्ट किया गया है। अभी जो तीनों कानून केंद्र सरकार ने पारित किया है, उसके तहत यही है, और भी बहुत सी बातें हैं कि कैसे एग्रीकल्चर को और अधिक मोनेटाइजेशन किया जाए। जब मोनेटाइजेशन किया जाएगा तो बहुत अधिक पैसा पंप होगा, ऐसा उनका मानना है। तो उससे एग्रीकल्चर का और अधिक ग्रोथ होगा। किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे किसान हैं जो छोटे किसान से थोड़ा बड़े किसान, जो छोटे किसानों से खुद ही अनाज खरीद करके व्यापार में अपना खुद पैसा कमा, देखिए खूब पैसा जो है वो लोग इकट्ठा करते हैं, और पैसा जो है इकट्ठा करके और बहुत अधिक सोना चांदी, आप देखेंगे कि जो बहुत अच्छे अच्छे किसान परिवार हैं जो एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो लोग, क्या भाई पीयूष कोई कुछ कहना चाहता है? तो किस तरह से जो है वह किस तरह से मोनेटाइजेशन जब इकोनॉमी का होता है तो वो इकोनॉमी को कहा जाता है कि बहुत तेजी के साथ उसका ग्रोथ हो रहा है। 18वीं शताब्दी की इकोनॉमी, या फॉर दैट मैटर पूरे भारतवर्ष की इकोनॉमी, पहली शताब्दी ईस्वी सन से लेकर लगातार एक मोनेटाइजेशन कंपैरिजन करेंगे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से, तो एक मोनेटाइज्ड इकोनॉमी है। और इस तरह से हमने आपके सामने प्राइमरी जमींदार और सेकेंडरी जमींदार की चर्चा किया। फिर हमने आपके सामने ये भी बताया कि किस तरह से एक ठेकेदारी व्यवस्था जो जमींदार होती है, तो ठेकेदारी व्यवस्था के चलते
किसानों पर बहुत दिक्कत आती है और बहुत अधिक टैक्स लेने की बात चलती है। तो बहरहाल हमने जो भी आप लोगों के सामने रखा वो रख दिया। अब अगर आप लोगों को कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, जब हमने सब इतना अधिक बोल दिया कि सब समय आप लोगों का समाप्त हो गया है, फिर भी अगर चलते चलाते किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्लियर नहीं हुआ सर, वो जो आप बताए कि संभाजी महाराज जब गिरफ्तार हुए तो क्या हाँ, तो वो ऐसा है ना कि उसे बताने में थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम बताएंगे तो कई लोग कहेंगे कि आप जो है क्या बोल रहे हैं। हम आप लोगों से दे रहे हैं कि आप पता लगाइए कि संभाजी क्या कर रहे थे उस समय। एक बात तो बता रहा हूँ कि जब औरंगजेब उनको पकड़वा के लाया तो उसको गाली दिए वो, और गाली देकर कहे कि मैं तुम्हारी बेटी से या किसी से ब्याह करना चाहता हूँ। मतलब ब्याह इस अर्थ में नहीं कि मैं शादी में, जैसे मनगढ़ किसके नहीं कोई जमींदार बोलता है। तो और लेकिन आप लोग खुद जरा खोजिएगा, देखिए इतिहास की पुस्तकों में कहीं मिलता है, और प्राइवेट फोन करिएगा तो बता देंगे। पब्लिक में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड है ये यूट्यूब पर चला जाएगा, तो वहां पर कई महाराष्ट्र के सैनिक लोग जो है बवाल करने लगेंगे। तो बवाल से मुझे डर नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि काहे बवाल किया जाए। पढ़ लीजिए, आप जान जाइए कि क्या कर रहे थे। मतलब मैं कह रहा किसी अय्याशी में डूबे थे, न मैं बता रहा हूँ। तो उनका जो बेटा था उसको गिरफ्तार किया, और अंग्रेज अपने यहाँ पाला, तो मर गया। तो सत्रह में वही जो छूट करके गए, और फिर जो है वहां पर पूना के राजा बने। पूना के राजा और तमाम जो सामंत थे, इन सबों का व्यक्तिगत जीवन अगर आप देखेंगे तो आपको घिन्न बढ़ जाएगी। ऐसे ही यही लोग थे, यही सब थे जिन पर इतना घमंड लोग करते हैं। बहरहाल आपके उस प्रश्न को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, और कोई सवाल मैं सोचता हूँ कि अभी आप लोग सोच करके पर्सनल व्हाट्सएप पर आप इससे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी और कोई अगर प्रश्न पूछना चाहे, उसके अलावा जो आपने प्रश्न पूछा संभाजी वाला, तो और कोई सवाल पूछना चाहता हो तो पूछे। और मैं विवेक मिश्रा को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक हुंडी के बारे में अच्छा सवाल जो पूछा, जिसके बारे में हमको ये सब बातें आपके सामने निवेदन करना पड़ा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात अभी समाप्त कर रहा हूँ, और आप सब लोगों से कल फिर बात करूंगा। आलोक जी, आप मौजूद हैं? आलोक? हाँ, तो आलोक जी लगता है उनको बहुत जिम्मेदारी का काम रहता है। आलोक बोलिए, हाँ या ना बोलिए। आलोक जी, अच्छा कोई बात नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, ठीक बात है। तो आलोक जी, मैं यही कह रहा था कि मैं क्लास समाप्त कर रहा हूँ। जी। कल जो है तो बिल्कुल करूंगा। ये बच्चे अगर जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका लेक्चर सुने हैं, जो नहीं भी सुन पाए वो भी आगे मतलब ये YouTube के द्वारा ये सुन सकते हैं और चीजों को और डीपली समझ सकते हैं, आपके शब्दों को समझ सकते हैं, ताकि और भी कंफ्यूजन या जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक बात है। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, आलोक जी को भी धन्यवाद कि आपने टेक्निकल हेल्प प्रदान किया, और सभी बच्चों से ये निवेदन है कि आप लोग फिर सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग आए, और गुरुदेव का जो समय, कीमती समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बना दिया, और इसके लिए मैं सभी स्टूडेंट लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आकर एक लेक्चर का जो 1 घंटे का सेशन होता है उसको उसमें 4 चांद लगा दिया आप लोगों ने। जी, तो फिर सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर थैंक यू वेरी मच।